यूं ही उदास निराश थके हारे न गुजारो ज़िंदगी को। ये ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत है। इसे पूरी प्रसन्नता के साथ खुलकर जियो और निरंतर अपने आप को बेहतर बनाने के लिए अपने जीवन को उन्नत प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए अग्रसर रहें। जीतने वालों को मेरा सलाम और जीतेगा वही जो विश्वास करेगा। कवि कुल की अपनी सीरीज चल रही है। कल हमने अंबिका दत्त व्यास को देखा था। आज हम सियाराम शरण गुप्त जी की जो रचनाएं हैं उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं परीक्षा में जो पूछी जाती रही है उनको देखेंगे। ठीक है, नियमित तौर पर आप अपने क्लासेज से जुड़े रहिए ताकि परीक्षा के अंदर आपको यकीनन, मैं आपको इतना यकीन दिला सकता हूँ, ये आत्म प्रशंसा वाली बात नहीं है, लेकिन जो हम करवा रहे हैं उस पर थोड़ा सा विश्वास है कि हम चीज़ें टू द पॉइंट करवा रहे हैं। यानी कि पीछे पीछे भी जितना भी कंटेंट करवाए टू द पॉइंट करवाए, यानी कि अनर्गल कुछ भी नहीं करवाया, वही चीज़ें करवाने का प्रयास रहता है जो परीक्षा में पूछी जाती है। यूँ तो हर एक रचनाकार के हर एक से संबंधित बहुत सी बातें होती है, लेकिन सबका जिक्र करना न तो ज़रूरी है न सबका जिक्र है जो हर चीज़ परीक्षा में पूछी जाती है। तो सियाराम शरण गुप्त को देखिए आप। जन्म के विषय में अगर बात करें तो जन्म के विषय में ज्ञात होता है कि इनका जन्म होता है 1895 में। 1895 ईस्वी में सियाराम शरण गुप्त साहब का जन्म होता है। और निधन की हम बात करें इनकी, निधन आता है 1963 में। जन्म 1895, निधन 1963 में। और जन्म स्थान की बात आ जाए सियाराम शरण गुप्त की तो जन्म स्थान चिरगांव झांसी। जन्म स्थान की हम बात करें तो चिरगांव झांसी। चिरगांव झांसी है जो जन्म हो जाएगा। ये बात थी। इनकी शैली की बात करें कि ये किस प्रकार की शैली के रहे हैं सियाराम शरण गुप्त जी, तो ये रहे हैं साहब छायावादी एवं विचारधारा में, शैली में छायावादी और विचारधारा में गांधीवादी मान जाते हैं। तो शैली में तो क्या छायावादी शैली के रहे हैं, शैली में छायावादी। और विचारधारा की बात करें कि किस प्रकार के आइडियोलॉजी पर ये चलते थे, तो विचारधारा इनकी क्या थी, गांधी जी वाली थी, बापू वाली थी, बापूगिरी। ठीक है, इस प्रकार के रहे हैं। और ये मैथिली शरण गुप्त के क्या अनुज थे, ये भी ध्यान में रख लेना थोड़ा सा। सियाराम शरण गुप्त जो मैथिली शरण गुप्त है उनके अनुज रहे हैं। तो मैथिली शरण गुप्त के क्या अनुज रहे हैं। ठीक बात। आगे देखिए, आगे हम इनकी रचनाओं का जिक्र करते हैं। प्रमुख जो रचनाएं हैं उनको हम देखते हैं। इनकी रचनाओं में आता है विशेष तौर से मौर्य विजय रचना आती है। और रचनाओं में अनाथ, और हम बात करें दुर्वादल जो कि बहुत बार पूछी गई है। और हम बात करें विषाद, और हम बात करें आत्मोत्सर्ग, ये भी पूछी गई है, आत्मोत्सर्ग। और पाथेय, ये भी कई बार पूछी गई है, पाथेय के बाद में मृण्मयी। और मैं बात करूँ इनकी रचनाओं में तो उन्मुक्त आती है। एक रचना इनकी बापू नाम से भी मिली है, एक दैनिकी, और नकुल, और बात करें हम तो गीता
संवाद, एक इन्होंने जय हिंद नाम से भी रचना की है, नोखा नोआ खाली नाम से भी की है। तो जो मौर्य विजय रचना है इसका समय 1913 देखने को मिलता है, 1913। अनाथ का हमें 1917 देखने को मिलता है समय, दुर्वादल का 1924, मौर्य विजय का 1913, अनाथ का 1917, दुर्वादल का 1924, और जो अगली है अपनी विषाद, विषाद जो है, विषाद का समय हमें देखने को मिलता है 1925। कितना? विषाद का 1925 देखने को मिलता है। आत्मोत्सर्ग बहुत प्रसिद्ध रचना है इनकी, 1931 देखने को मिलता है समय। पाथेय भी बहुत प्रसिद्ध है, 1933 समय मिलता है पाथेय का। मृण्मयी की मैं बात करूं तो 1936, और उन्मुक्त की बात करूं तो उन्मुक्त का समय मिलता है 1940। बापू प्रसिद्ध रही है रचना, बापू का समय देखने को मिलता है 1937। दैनिकी जो रचना है 1942, नकुल भी बहुत प्रसिद्ध है 1946, और गीता संवाद 1948। ये इनकी प्रमुख रचनाएं रही है। इन रचनाओं में 2-3 रचनाएं बहुत प्रसिद्ध रही है जिनका थोड़ा सा मैं विस्तार बता देता हूं आपको, इनको मिटा देता हूं। देखिए, अब नियमितता रखेंगे और धैर्य रखेंगे, किसी भी काम में, चाहे सरकारी नौकरी हो या फिर अन्य कोई काम हो, किसी भी काम में सफल होने का सीधा सा सूत्र मंत्र यही है, आपको नियमितता रखनी है अपने मेहनत के अंदर, काम के अंदर, और धैर्य रखना है। ये दोनों चीज़ें आप रही आपके लगातार परीक्षा तक या किसी काम में सफल होने तक, तो फिर आपको दुनिया में प्रसिद्ध होने पर अपने अपने आप के अस्तित्व को, अपने आप को स्थापित करने से कोई है जो नहीं रोक सकता। जो नकुल रचना है, नकुल रचना की हमने बात की, जिसका समय क्या है 1946 लिखवाया मैंने अभी। इसमें क्या है, नकुल रचना के अंदर क्या है साथियों, जो नकुल है, नकुल कौन था? पांडवों में सबसे जो उपेक्षणीय था, जिसका ज़्यादा कोई चर्चा नहीं थी, नकुल को नया व्यक्तित्व प्रदान किया है, या यूं कहें नकुल में पांडवों के उपेक्षणीय, मतलब उसको उतना तवज्जो नहीं दी गई, यूं कह सकते हो आप। पांडवों के उपेक्षणीय नकुल को एक अलग प्रकार से दर्शाया गया, कवि के अनुसार अपने हिसाब से दर्शाया गया। एक जो रचना है, कौन सी एक रचना अभी है जिसका हमने जिक्र किया, मौर्य विजय। मौर्य विजय, मौर्य विजय में क्या है साथियों, मौर्य विजय में है जो सेल्यूकस है और चंद्रगुप्त मौर्य, इनका जो हिस्टोरिकल द्वंद्व हुआ था उसको राष्ट्रीय भावों से ओतप्रोत करके जो प्रस्तुत किया गया है। तो मौर्य विजय रचना में सेल्यूकस एवं चंद्रगुप्त, सेल्यूकस एवं चंद्रगुप्त मौर्य के ऐतिहासिक, या यूं कह दो आपकी जो इनकी हिस्टोरिकल उपलब्धियां वगैरह है, जो भी हुआ इनके बीच में, ऐतिहासिक द्वंद्व को राष्ट्रीय विचारधारा के साथ प्रस्तुत किया गया है, विचार के साथ प्रस्तुत किया है। किसमें? मौर्य विजय रचना में सियाराम शरण गुप्त ने। एक इनकी रचना जो है अनाथ जिसका समय मैंने बताया 1917। आप वीडियो पॉज करके लिख लिया करें अगर लिखना चाहें तो, और सुनना चाहें तो आपकी इच्छा। अनाथ जो रचना है, अनाथ रचना समय 1917,
अनाथ रचना में क्या है साथियों, एक तरीके से काल्पनिक इमेजिनेशन वाली कथा है और उसमें ग्रामीण जीवन का चित्रण करते हुए जमींदारों का जो अत्याचार है, शोषण है, पुलिस की क्रूरता है, इस पर जो प्रकाश डाला गया। तो अनाथ में क्या है, ग्रामीण जीवन का चित्रण, ग्रामीण जीवन का चित्रण है। जमींदारों का अत्याचार बताया गया है, जमींदारों का अत्याचार, शोषण व पुलिस की क्रूरता, इन सब का क्या जिक्र मिलता है अनाथ के अंदर। एक रचना जो है, जो माखनलाल चतुर्वेदी की रचना थी, माखनलाल चतुर्वेदी कौन सी, पुष्प की अभिलाषा, बहुत प्रसिद्ध है, बहुत लोगों ने गाया है, पढ़ी भी होगी आपने। पुष्प की अभिलाषा किसकी है, माखन लाल चतुर्वेदी की। अब आप बोलोगे सर इसको क्यों बता रहे, माखनलाल चतुर्वेदी की जो रचना है पुष्प की अभिलाषा, इस कविता को फॉलो करते हुए, अनुकरण करते हुए, एक फूल की चाह है, इन्होंने कविता लिखी थी। इनकी कविता क्या नाम शीर्षक था, एक फूल की चाह है। और माखनलाल चतुर्वेदी ने क्या लिखा, पुष्प की अभिलाषा की। पुष्प की अभिलाषा क्या है, तो इन्होंने इसी कविता को फॉलो करते हुए, माखनलाल चतुर्वेदी को फॉलो करते हुए इन्होंने लिखा एक फूल की चाह है। क्या लिखा, एक फूल की चाह है, जो कविता लिखी थी। तो ये थे सियाराम शरण गुप्त जी। वीडियो कैसा क्या लगा आपको कमेंट करके बताना है। क्या करना है, लाइक कर देना है, वीडियो को नहीं किया तो शेयर कर देना है। पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लेना। प्ले स्टोर में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी है और अपनी एप्लीकेशन है, और प्ले स्टोर पर सर्च भी कर लोगे आप, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नवसृजन क्लासेज, नवसृजन क्लासेज। यहाँ पर मैं फ्री टेस्ट भी डालता रहता हूँ, और फर्स्ट ग्रेड का यहाँ पर सुपर 100 बैच चल रहा है। फर्स्ट ग्रेड हिंदी का अभी यहाँ पर बैच चल रहा है, बहुत कम शुल्क के अंदर बैच चल रहा है। जो अभी से लगेगा तैयारी में वही लगेगा सरकारी में। तो आप मेरे साथ अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो हमारे फर्स्ट ग्रेड के हिंदी के सुपर 100 बैच से जुड़ सकते हैं। जय हिंद। फिर मिलता हूँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें ताकि और साथी देखेंगे तो उनकी भी मदद